वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2017 के एनुअल के प्रथम पाली में पूछे गए 20 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। इसी को हम लोग जनित्र को ही जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए और भी विकल्प देख लेते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है किसी परिपथ में धारा की दिशा को बतलाता है। क्या बताता है? धारा के दिशा को बतलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सी नंबर में एमीटर, तो एमीटर है किसी परिपथ में धारा के परिमाण को बताता है, मतलब कितना उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा के परिमाण को ये बतलाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? जनित्र बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अभी एग्जाम में पूछा था कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा 1 कैलोरी होता है जो 4.2 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है हमारा जूल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। तो देखिए हाइड्रो का अर्थ हमारा जल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन के डिस्कस किए गए हैं। जैसे पेट्रो का अर्थ हमारा क्या होता है? चट्टान या पत्थर होता है। टर्बो का होता है हमारा घूमने वाला, जैसे टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो जनरेटर। जैसे नाइट्रो का अर्थ होता है नाइट्रोजन से संबंधित पदार्थों के लिए होता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोबेंजीन। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? पानी या जल होता है। तो यहाँ पे कह रहा था कि जल का अर्थ क्या होता है? तो जल का अर्थ होता है हाइड्रो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो जो परावर्तन का नियम से निर्धारित होता है को यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या हमारा 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध 4 बात पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध मैंने आर होता है, ये लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि लंबाई को हम लोग बढ़ा दें तो प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि लंबाई को हम लोग क्या कर दें? घटा दें तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और दूसरा होता है कि जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि यदि लंबाई को हम लोग यदि यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि क्षेत्रफल को क्या कर दें यानी घटा दें, यानी मोटा तार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध कम जाएगा। और यदि पतला तार कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा। और दूसरा है कि चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है, यानी चालक के पदार्थ पर। देखिए चालक का पदार्थ है कि भिन्न भिन्न पदार्थ की चालकता अलग अलग होती है, तो क्या होगा? उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। जैसे चांदी, तो चांदी की सबसे अच्छा चालक है, इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। उसके बाद होता है कॉपर, तो कॉपर क्या होता है कि चांदी से हमारा कम चालकता होता है। तो देखिए चालक के पदार्थ पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे देखिए एल्युमिनियम है, एफी है, यानी सभी जो है सभी कंडक्टर के क्या होगा? चालकता अलग अलग होगा, इसलिए इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? अलग अलग होगा। दूसरा हमारा डिपेंड करता है तापमान पे। किस पे करता है? तापमान पे। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि यदि तापमान को हम लोग क्या कर दें? वृद्धि कर दें तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी हमारा क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि टेम्परेचर यानी तापमान को कम कर देंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यह कह रहा था क्वेश्चन में कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ताप बढ़ने पर किसी कंडक्टर यानी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि साग सब्जी के विघटित होकर कंपोस्ट बनने की बनना किस प्रकार का क्रिया है। तो देखिए साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक हमारा उष्माक्षेपी क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उपचयन वह प्रक्रिया। तो देखिए उपचयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। OXIDATION, ऑक्सीडेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए उपचयन में क्या होता है? तो देखिए उपचयन में हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होगा, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और फिर क्या होता है? हाइड्रोजन का ह्रास होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो एक होता है उपचयन, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। एक होता है हमारा अपचयन। अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपकरण बोलते हैं।
तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें क्या जुड़ेगा हमारा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का इसमें क्या होगा, ह्रास होगा। जैसे देखिए उपचयन में इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या हो रहा था, त्याग हो रहा था, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। तो देखिए इसमें सारा ऑप्शन सही है। तो यानी उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन जुड़ता भी है, हाइड्रोजन हटता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर लगाया गया है, इसी से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, वैद्युत अपघटन का एक फिगर दिखाया गया। जैसे देखिए इसमें इलेक्ट्रोड है, यदि इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस से हम लोग जोड़ेंगे तो उसको एनोड बोलेंगे, और यदि इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, इस इलेक्ट्रो एनोड है, तो एनोड से ही पर क्या मुक्त हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो किस पर होता है, एनोड पे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। जैसा हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए सबसे सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है, यानी अब क्रियाशील धातु पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फिर हमारा क्या है, जिंक है, फिर लोहा है, फिर लेड है, फिर है हाइड्रोजन है, फिर हमारा कॉपर है, फिर हमारा क्या है, Hg है, फिर हमारा Ag है, फिर हमारा Au है और Pt है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये देखिए पहला क्या है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, लेड है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, कॉपर और प्लेटिनम। यानी ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ था कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक कौन है। तो देखिए सबसे यहाँ पे सोडियम है, इसमें देख लेते हैं कि सबसे ऊपर सोडियम है हमारा, एक नंबर पे सोडियम है। देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, कॉपर, तो कॉपर हमारा यहाँ पे है 2 नंबर पे। फिर हमारा सोना है, तो सोना यहाँ पे कर देते हैं 2, यानी ये 3 नंबर पे। और फिर हमारा Hg है, तो ए हो गया हमारा, ये हमारा 3 नंबर कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4 नंबर। तो देखिए सबसे ऊपर कौन है, सोडियम है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में क्या है, सोडियम है जो सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है या क्रियाशील धातु है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह होता है। तो एल्डिहाइड श्रेणी के क्रियाशील समूह का जो होता है हमारा क्या होता है, CHO, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बाकी दिए हुए ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे OH किसका होता है, एल्कोहल का आता है। एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। जैसे इसी को क्या बोलते हैं, कीटोन, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, कीटोन का CO होता है। या इसी को बोलते हैं कार्बोनिल समूह भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे COOH है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। जैसे एस्टर पूछता तो एस्टर का हमारा क्या हो जाता, COOR हो जाता। जैसे ईथर पूछता तो ईथर का हमारा O हो जाता। फिर एमीन पूछता, एमीन का हमारा क्या होता, NH2 हो जाता। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा था एल्डिहाइड श्रेणी का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी CHO एल्डिहाइड का होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्य का समान सूत्र होता है। तो हमारे पास 3 गो होता है, एक हमारा होता है एल्केन, तो एल्केन का हमारा होता है CnH2n+2 होता है। फिर होता है हमारा एल्केन, उसके बाद एल्कीन होता है, क्या होता है, एल्कीन होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, है कि नहीं। फिर एल्काइन होता है, क्या होता है, एल्काइन, तो एल्काइन का हमारा होता है CnH2n, इसमें होता है -2। प्रश्न में पूछ रहा था एल्काइन श्रेणी के सदस्यों की संख्या क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा CnH2n-2, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है हमारा 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर जैसे देखो होता है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का होता है 10⁻³ होता है, 3 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 10⁻³ मीटर हो जाएगा। फिर होता है मिली के बाद होता है माइक्रो, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। फिर फिर नैनो होता है तो 10⁻9 मीटर होता है, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है। फिर यही हमारा पिको होता है तो 10⁻12 मीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है, यानी 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर। फिर 1 माइक्रो में होता है 10⁻6 मीटर। फिर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। और एक हमारा पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिली के लिए कितना होता है 10⁻3, माइक्रो के लिए कितना होता है 10⁻6, और नैनो के लिए कितना होता है 10⁻9 होता है, और पिको के लिए 10⁻12। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ही हो जाएगा, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा, 10⁻12
ट्वेल्व के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक यही है, ए वाला जो शुक्राणु होता है जो हमारा क्या होता है, नर युग्मक होता है। नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु। यही पूछता मादा युग्मक, तो अंडाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। मादा युग्मक बोलते हैं अंडाणु को। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्या है हमारा? शुक्राणु। ये क्या है? शुक्राणु। इसी को हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। यह है हमारा क्या? अंडाणु। अंडाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। जो शुक्राणु होता है मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होता है। क्या होता है? छोटी कोशिका होता है। जो अंडाणु होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है, सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है? पूछ रहा था कि नर युग्मक कौन होता है, तो नर युग्मक हमारा शुक्राणु होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जिब्रेलिन क्या है? तो देखिए जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन कैसा हार्मोन है? पादप पादप हार्मोन है। यानी जिब्रेलिन एक कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए पादप हार्मोन के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये हमारे 5 प्रकार के क्या है? पादप हार्मोन है। यहाँ जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी क्या बनता है? C6H12O6, इसको क्या है? संग्रहण करने का काम कौन करेगा? फल करेगा। तो देखिए फल है मैंने पादप मैंने फ्लोएम, तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोज्य पदार्थ बना उसी को क्या करेगा? संग्रह करेगा, तो इसी का संवहन करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है, जैसे देखिए जल, तो जल से मैंने जल हो या खनिज लवण हो, इसको क्या है? मिट्टी से पेड़ पौधा के विभिन्न हिस्सा तक पहुंचाने का काम हमारा कौन करेगा? जाइलम करेगा, है कि नहीं? जाइलम करेगा। तो एक हमारा जाइलम होता है, एक हमारा फ्लोएम। तो जल से जल जल वगैरह यानी जल या खनिज की बात करेगा तो उसमें जाइलम पहुंचाने का काम करेगा। और जैसे देखिए फ्लोएम यानी फल से रिलेटेड है, तो फ्लोएम है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को क्या करेगा? संचय करने का कार्य करेगा। देखिए पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन संवहन के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाने किस हार्मोन के कारण होता है? जब पत्तियां मुरझाता है हमारा तो किसके कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? एक पत्ती है जो पहले क्या था? हरा भरा ग्रीन था, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या होगा? धीरे धीरे इसमें धब्बा जैसा आता गया, यानी मुरझाने की स्थिति में पैदा हो गया। अंत में यही पत्ता क्या होगा? यानी लिप है जो क्या हो गया? मुरझा गया। यानी पत्ती का मुरझाना यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्ती का मुरझाना क्या है के लिए मुख्य रूप से कौन सा? एब्सिसिक एसिड हार्मोन ही जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यानी पत्ती मुरझाने के लिए कौन हार्मोन? तो एब्सिसिक अम्ल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो देखिए जहाँ पे दो तंत्रिका, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार। देखिए जहाँ पे दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है क्या है? पहला तंत्रिका तंत्र है, ये हमारा क्या है? दूसरा तंत्रिका तंत्र है। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? यानी जुड़ाव हो रहा है। ये जुड़े हुए स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी दो तंत्रिका के बीच मध्य खाली स्थान जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो बताए थे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन क्या होता है? एक ईस्ट में होता है हमारा, एक इसमें होता है हमारा हाइड्रा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किसमें होता है? ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। तो देखिए हाइड्रा का ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, तीसरा और चौथा, यानी 4 स्टेप में दिखाया गया है। फिर देखिए जैसे हाइड्रा है तो इसमें पहले क्या निकले? बर्ड। इसी को क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। ये मुकुल क्या है कि धीरे धीरे विकसित करके इसमें क्या निकलेंगे? स्पर्शक निकलेंगे। ये स्पर्शक निकलेंगे, फिर बड़ा होंगे और फिर एक जनक कोशिका से क्या होगा? अलग हो जाएगा। यानी एक हाइड्रा से यहाँ पे क्या निर्माण हुआ? 2 हाइड्रा का। तो इस प्रकार मुकुलन द्वारा क्या होता है? हाइड्रा में जनन। ईस्ट में हम लोग देख लेते हैं, तो ये हमारा ईस्ट का दिखाया गया है। तो ईस्ट में पहले क्या होगा? केंद्रक डिवाइड होगा और फिर इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी यानी कोशिका तरफ डिवाइड होगा। उसके बाद क्या है? ईस्ट, एक ईस्ट बना और फिर उसके बाद यह यहाँ पे दिखाया गया ईस्ट का क्या है? लरी, यानी चैन बन गया। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा पूछ रहा है तो किसमें हम लोग बताएंगे? ईस्ट में बताएंगे। जैसे देखिए अमीबा है, तो अमीबा में किसके द्वारा होता है? यानी द्विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा। देखिए प्लाज्मोडियम में है तो इसमें बहुखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बहुखंडन द्वारा होता है। और देखिए प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है? मलेरिया परजीवी है। तो देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हमारा हो जाएगा ईस्ट में, चलो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न
देखिए सारा प्रश्न हमारा खत्म हो गया। अब जितना भी हम पढ़े उस सबकी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़े कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। फिर दूसरा पढ़े ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो उस ऊर्जा का एसआई मात्रा हमारा जूल होता है। फिर पढ़े कि पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो तथा हाइड्रो में किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ हमारा क्या होता है, जल होता है। फिर हम लोग पढ़े कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर हम लोग पढ़े कि परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो परिवर्तन के नियम से हमारा निर्धारित होता है कि आपतन कोण है जो परिवर्तन कोण के बराबर होता है। फिर हम लोग पढ़े, फिर देखिए फिर हम लोग पढ़े कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2 होती है। फिर हमने पढ़ा कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई बढ़ने पर भी बढ़ता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोध हमारा घटेगा। अब फिर देखिए किस पदार्थ का बना हुआ है उस पर भी हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर हम लोग पढ़े कि साग सब्जी के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का क्रिया है, तो संक्षेपी अभिक्रिया है। फिर हमने देखा कि उपचयन क्रिया में क्या क्या होता है, तो इसमें उपचयन में जो होता है यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग भी होगा, फिर हाइड्रोजन का ह्रास भी होगा यानी वियोग होगा, और फिर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग भी होगा। फिर हमने देखा कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त हो रहा था, तो किस पर हो रहा था, एनोड पर हो रहा था। फिर हमने पढ़ा कि सोना, पोटेशियम यानी सोना, सोडियम, फिर हमारा क्या है, पारा तथा कॉपर में है जो कौन अधिक सक्रियता श्रेणी का है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि सोडियम है जो हमारा क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। फिर हमने पढ़ा आगे कि एल्डिहाइड श्रेणी का क्रियाशील समूह क्या होता है, तो क्या होता है हमारा CHO होता है। फिर हमने पढ़ा कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n-2 होता है। फिर हमने देखा कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा कि नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु। यदि मादा युग्मक पूछता था हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण कोष में होता है। फिर हमने देखा जिबरेलिन क्या है, तो जिबरेलिन एक प्रकार का हमारा पादप हार्मोन है। फिर हमने देखा कि पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, तो भोजन संवहन के लिए क्या है, फ्लोएम उत्तरदायी है। और जल तथा खनिज लवण के लिए क्या होगा, जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम। ये हो जाएगा जल तथा किसके लिए, खनिज लवण के लिए जिम्मेदार कौन, जाइलम। फिर हमने पढ़ा कि पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार, तो हम लोग देखा कि एब्सेसिक अम्ल होता है। फिर हमने पढ़ा कि 2 तंत्रिका तंत्र जहाँ पे जोड़ेंगे उसके मध्य खाली स्थान को क्या बोलेंगे, तो सिनेप्स बोलेंगे। फिर हमने देखा कि ईस्ट में लैंगिक जनन किसके द्वारा हो रहा था, तो मुकुलन द्वारा। यदि हाइड्रा में पूछ देता उसमें भी किसके द्वारा आता है, मुकुलन के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और लगातार हम वीडियो आपको तक पहुंचाते रहेंगे। ये आज हमारा डे क्या था, डे 11 था, हमारा टारगेट था यानी ये क्या है 64 डे में हम क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, वीडियो है जो समाप्त हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।